द वॉचर के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ चुके हैं टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 का पहला एपिसोड, जिसमें हम आपको सब कुछ कमाल धमाल का बताने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और कमाल की वीडियो होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीजन 1 का रिव्यू या फिर एक छोटा सा एटलीस्ट बुलेट पॉइंट्स वाला वीडियो तो हम जल्दी ही लेके आ ही जाएंगे, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इससे पहले मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, चलिए चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ था। यानी कि आपको दिखाया जाता है बान जो कि गिर रहा होता है उस डॉल्फिन वाले टेस्ट के बाद से। नीचे गिरने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको धोखा दे दिया है रेचल ने। वो काफी सारी चीजें सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे वो बंदी आती है। वो बंदी यानी कि ह्यारुन, जो कि हमको सीजन 1 में दिखाई गई थी। सीजन 1 में वो फाइटिंग वगैरह भी कर रही थी, पर इस सीजन में वो प्योरली नेविगेटर का काम करेगी। वो एक नेविगेटर है, ये हमको लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में पता चला था। एनीवेज तब ह्यारुन कहती है, वैसे इसका नाम तो मुझसे प्रोनाउंस हो नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको ह्यारुन ही कहूंगा। ह्यारुन कहती है कि तुम्हारे पास वो पावर है जो हर कोई चाहता है। तुम्हारे पास उस चीज की है जो कि दुनिया को बदल सकती है। तुम्हें जो भी आंसर चाहिए वो तुम्हें इसके टॉप पे मिलेगा, इसके यानी कि इस टावर के टॉप पे। और इससे पहले कि वो अपनी बात कंटिन्यू कंप्लीट कर पाए, हमारा अपना बान बोल देता है कि मैं टावर तो क्लाइंब करूंगा, पर किसी और की वजह से नहीं, किसी और के क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं, पर अपने लिए। फिर ह्यारुन कहती है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी ला 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 लोरी। और इसी के साथ साथ ये प्रीव्यू खत्म हो जाता है। फिर हमको 3 आंखें दिखाई जाती हैं। वो 3 आंखें जो कि जिहाद का सिंबल है। और फिर हमको दिखाई जाती है यूरी जिहाद। यूरी हमको एक कोर्ट रूम एंटर करते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे उसका एक बहुत कमाल का वेलकम होता है। और जो बंदा उसको वेलकम कर रहा होता है उसको यूरी बोलती है कि इतने कमाल के वेलकम करने की क्या जरूरत थी। फिर वो उससे पूछती है कि मेरी बहन रेबेलिस्टा कहाँ पे है, तुमने उसको देखा है? जिसपे वो बंदा कहता है कि वो किसी गेस्ट के साथ है। फिर हमको वो गेस्ट भी दिखाया जाता है, तो हम लोग गेस्ट कर सकते हैं कि वही गेस्ट रहा होगा। वो होती है मैसनी। बेसिकली वो यूरी को देखने के बाद कहती है कि तुम्हें अगर ऐसे वेलकम पसंद नहीं है तो तुम प्रिंसेस क्यों ही हो। तो आपको देख के पता चल सकता है कि इन दोनों के बीच की बातें कुछ बहुत ज्यादा कमाल की नहीं है। फिर एनीवेज मैसनी कहती है कि वाह कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे पास अब 2 शॉट्स हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सीजन 2 के एंड में उसके पास ब्लैक मार्च और ग्रीन अप्रैल दोनों आ चुकी होती है। फिर वो कहती है कि तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए 2 शॉट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम ये मुझे क्यों नहीं दे देती? जिसपे यूरी कहती है कि तुम जैसी बुढ़ी के लिए तो ये और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुम येलो में मुझे क्यों नहीं दे देती? इसका मतलब हमको ये पता चल चुका है कि ये मैसनी भी एक प्रिंसेस है, वो भी रैंकर प्रिंसेस, जिसके पास येलो में वाली शॉट है। एनीवेज फिर यूरी अंदर जाती है और उसको मिलती है रेबेलिस्टा। रेबेलिस्टा लेटी हुई होती है और शायद वीडियो गेम खेल रही होती है या क्या कर रही होती है, ये तो हमको कंफर्म नहीं बताया जाता है। पर तभी यूरी उससे कहती है कि तुम मेरा एक काम कर दो। इस पर रेबेलिस्टा कहती है क्या तुम उस बंदे को खुजवाना चाहती हो? कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया है? फिर वो कहती है कि पर वो बंदा तो मर गया ना। जिस पे यूरी कहती है कि जो मुझे इतना आसानी से दिख जाए, जो इतना स्टैंड आउट करे, वो ऑब्वियसली नहीं मर सका। फिर रेबेलिस्टा कहती है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, उसके बदले में मुझे ये चाहिए। वंस अगेन वो क्या होता है ये हमको बताया तो नहीं जाता, पर यूरी और इसकी डील यहीं पे साइन हो जाती है। जाने के बाद यूरी के जाने के बाद रेबेलिस्टा बहुत सारे लाइट हाउसेस क्रिएट कर देती है, जिससे हमें पता चलता है कि रेबेलिस्टा एक लाइट बेरर है, यानी कि वो बंदे जो कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करते हैं, जैसा कि हमको कून दिखा था लास्ट वाले सीजन में। पर हमने देखा था कि लास्ट सीजन में कून केवल एक लाइट हाउस को मेंटेन कर रहा था और रेबेलिस्टा ने कितने सारे लाइट हाउस क्रिएट कर दिए। इससे हमको इनकी पावर स्केलिंग का डिफरेंस पता चल सकता है। फिर वो कहती है कि अब मैं बोर तो नहीं होंगी कम से कम, और हमको ये भी पता है कि प्रिंस ऑफ जहाद वापस आने वाला है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि प्रिंस ऑफ जहाद के पास एक अंगूठी है जो कि रेड कलर की है, जिसपे 3 आंखें बनी हुई हैं। फिर इंट्रो आता है और इंट्रो आने के बाद हमको एक और बंदा दिखाया जाता है जिसकी गोल्डन बाल होते हैं और उसके पीछे से 2 सींगें निकल रही होती हैं। और मजे की बात होती है कि उस बंदे के हाथ में भी वही इयररिंग होती है। हमको फिर बेसिकली इस टावर का सिस्टम समझाया जाता है। तो बेसिकली होता ये है कि आप जब एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप 20th लेवल पे पहुंचते हैं, और 20th लेवल पे पहुंचने के बाद ये नहीं कि आप टावर कंटिन्यूअसली क्लाइंब कर सकते हैं, आपको फिर से एक और टेस्ट देना होता है, और अगर आप उस टेस्ट को पास करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। पर क्योंकि टावर का टेस्ट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा हार्ड है, तो बहुत सारे लोग इसको पास नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिकली ग्रेवयार्ड बन चुका है उन लोगों का जो लोग टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच हमको दिखाया जाता है वो जो बंदा स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो एक छोटे से बच्चे से टकरा जाता है। फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे वो वाला बंदा एग्जाम देने आया होता है। वो एग्जाम देने के पहले सोच रहा होता है कि वो कैसे सबको हरा देगा, वो कैसे इस पूरी दुनिया का चैंपियन बन जाएगा, ला 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 लोरी, कैसे वो ये कर देगा वो कर देगा। तभी जैसे वो टेस्ट रूम में पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पे आग आती है, फ्लेम थ्रोअर वाली कोई लेडी आती है, उसको जला के वहाँ से कल्ले से निकल लेती है। पहले तो मुझे फर्स्ट लुक पे लगा कि ये यूरी है, और मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरी आंखें खराब हैं। एनीवेज अपना हाथ पैर मुंह जलाने के बाद वो आइस बात ले रहा होता है। मसल्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। गुड बॉय गुड बॉय। एनीवेज वो आइस बात ले ही रहा होता है, तभी वहाँ पे 3 बंदे आ जाते हैं। वो 3 बंदे उससे लेने आए होते हैं पैसे। पैसे किस चीज के? जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि टेस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे रेगुलर्स इरेगुलर्स इनसे पैसे उधार लेते हैं, और उधार लेने के बाद ये टेस्ट देते हैं। अगर टेस्ट जीत के आगे बढ़ गए तो इनके पैसे वापस कर देते हैं, वापस नहीं कर पाते हैं तो इनके लिए जिंदगी भर का काम करते हैं। वो भागने की कोशिश करता है पर वो ऑब्वियसली उसको पकड़ ही लेते हैं, और फिर वो उसके बाद उनसे डील करने के लिए बैठ जाते हैं। कहते हैं कि हम तुम्हें एक और चांस देंगे, एक और चांस देंगे कि मतलब वापस जाके टेस्ट दे पाओ, पर अगर तुम फिर से फेल हुए तो तुम्हारे ऑर्गन सारे डोनेट कर दिए जाएंगे। मतलब बेसिकली इनकी ऑर्गन ट्रेडिंग होने वाली है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर तुम 100 साल भी लगा दो तब भी तुम हमारे पैसे वापस नहीं कर
सकते हो। तो बेसिकली अगर ये गोल्डन बाल वाला बंदा इस बार टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता है तो वो स्किन एंड बोन्स रह जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑर्गन्स रहेंगे ही नहीं। वो तीनों बंदे वहाँ से बाहर जाने लगते हैं ये बात करने के बाद। तभी हमें वो वापस छोटा बच्चा दिखता है जिससे वो गोल्डन बाल वाला बंदा टकरा गया था। वो बंदा डिलीवरी लेके आया होता है रामन की। तो जाते जाते जिससे पहले 3 बंदे आए थे, मुझे पता है बहुत ज्यादा बंदा हो रहा है पर किसी का नाम ही नहीं बता रहे लोग, मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने जैसे कहा वो जो 3 बंदे आए थे वो छोटे बच्चे को पैसा देते हैं और फिर उसके बाद वो जाने लगते हैं, जिसपे वो कहता है ओह शिट, अगर इन्होंने पैसे दे ही दिए थे तो फिर मुझको कुछ और ऑर्डर कर लेना चाहिए था। एनीवेज वो रामन खाता है, उन दोनों के बीच में नॉर्मल बातचीत होती है, चिट चैट होती है और हमको पता चलता है कि वो छोटा बच्चा भी सेम सिचुएशन पे है जहाँ पे उसने टावर क्लाइम करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाया, तो अब वो भी डेप्थ में है। बेसिकली ई रैंक का बनने के लिए ये सब के सब लोग ये सब कर रहे होते हैं। फिर जाते जाते गोल्डन बाल वाला बंदा कहता है कि अगर मैं किंग बन गया, जो कि मैं बनूंगा, तो फिर मैं तुम्हारी रामन साहब को वर्ल्ड वाइड फेमस कर दूंगा। फिर अगला दिन आता है और 1 सेकंड हमको दिखाया जाता है गोल्डन बाल वाला बंदा जो कि एलिवेटर से ऊपर आ रहा होता है। उसका पहला टेस्ट ये होता है कि उसको 30 मिनट्स में सर्वाइव करना होता है एक रूम पे। हर 3 मिनट में एक नया बंदा आएगा और जितने बंदे सर्वाइव कर जाएंगे वो नेक्स्ट फेज में जाएंगे। वहाँ पहुंचते ही वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी गिरे पड़े होते हैं। उसकी फट जाती है क्योंकि उसके सामने एक बंदा होता है जिसके बाल काले और लंबे होते हैं। उसने काले कलर का ड्रेस पहना होता है। पहली नजर मुझको लगा कि कहीं ये प्रिंस ऑफ जिहाद तो नहीं है, बट क्योंकि इसका हाथ नहीं दिखाया गया, इसके ऊपर अंगूठी नहीं दिखाई गई, इसका मतलब कि ये ऑब्वियसली प्रिंस ऑफ जिहाद नहीं है। फिर मुझे लगा कि कोई और हो सकता है, जो कि मुझे लग गया था कि ये कौन है, पर मैं आपको बताता हूँ कि आगे वो है कौन। फिर क्या उसको देखी इसकी तशरीफ फट जाती है। उसके बाद ये सोचता है कि क्या करूँ। फिर वो एक टेक्निक यूज करता है। इस टेक्निक को कहता है कि ताकतवर से जाके चिपक जाना। फिर ताकतवर से चिपकने की स्ट्रेटेजी करते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम है जा वांगवान, तुम मेरी बात मान लो, मतलब मेरे साथ काम कर लो। जिसपे वो कोई भाव देता नहीं है और जाके कोने में बैठ जाता है। फिर उसके साथ वो भी कोने में बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि अब अगला बंदा जो आएगा उसके ऊपर मैं अटैक कर दूंगा, पर अगला बंदा देखने में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको देख के वो वापस कोने में जाके बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि अगला बंदा जो आएगा उसके ऊपर जाके अटैक कर दूंगा, पर उसके बाद अगला एक छोटी सी बच्ची आ जाती है तो वो फिर से वापस जाके बैठ जाता है। फिर वो वंस अगेन सोचता है अगला बंदा आएगा जो उसके ऊपर मैं अटैक कर दूंगा। फिर उसके बाद उसमें से एक लेडी निकलती है जो कि उस छोटी बच्ची को बहुत अच्छी लग रही होती है और इससे पहले जो बंदा आया होता है वो भी उस लेडी को पसंद कर रहा होता है। तो वो कंफ्यूज हो गया होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, उसको कंपटीशन कम करना चाहिए, पर कंटिन्यूअसली ऐसे लोग आते जा रहे हैं जिनके ऊपर वो अटैक नहीं कर सकता है। फिर वो छोटी बच्ची को कोई ज्ञान देने लगता है कि तुम्हें किसी के ऊपर फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो छोटी बच्ची रोने भी लगती है, पर इससे पहले कुछ और उपाय वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है सिल्वर बालों वाला। वो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि तुम सबने पीसफुल सोल्यूशन निकाल लिया है, कोई यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही है। पर मैं कहता हूँ कि कमजोर लोगों को यहाँ से हटा देना चाहिए, यानी कि वो उस बच्ची और उस औरत की बात कर रहा होता है। बेसिकली उन सब में एक लड़ाई छिड़ जाती है कि किसको लीव करना होगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमारा जहाज सिल्वर बाल वाले बंदे को हटाने के पीछे पड़ा होता है, जबकि सिल्वर बाल वाला उन दोनों बच्चियों को। पर इससे पहले कि कुछ और हो पाए काला बाल वाला अंदर खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम सबके सब जाने वाले हो। फिर वो एक अटैक प्रिपेयर करता है और सबके ऊपर अटैक करने लगता है, पर इससे पहले अटैक कर पाए वो सिल्वर बाल वाला बंदा भी एक तलवार लेके खड़ा हो जाता है। फिर मार शुरू होती है और भाई क्या शानदार मार होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एनिमेशन क्वालिटी बिल्कुल भी डाउन नहीं की है, भले थोड़ा सा टाइम लिया ये सीजन लाने में, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एनिमेशन क्या कमाल का लग रहा है। एनीवेज आपको इसी बीच में बिग गाय की पावर भी रिवील होती है। तो बेसिकली उसके कंधे के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है वो अपनी सिंबल चेंज करता रहता है। अगर वो पैर का सिंबल ले लेता है तो वो तेज बन सकता है, हाथ का सिंबल ले लेता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है, शील्ड का सिंबल ले लेता है तो फिर उसका डिफेंस मजबूत हो जाता है। पंखा लेने पे वो उड़ क्यों नहीं रहा ये मुझे नहीं पता, बट कोई बात नहीं। एनीवेज सिल्वर बाल वाला और वो बड़ा बंदा मिलके लड़ रहे होते हैं उस काले बाल वाले से। उनको 10 मिनट वहाँ पे सर्वाइव करना था और वो ऑलमोस्ट कर भी जाते हैं, पर उससे पहले वो काले बाल वाला उन दोनों को नॉकआउट कर देता है। वो बढ़ ही रहा होता है जा की तरफ कि केवल 30 सेकंड बचे होते हैं और इससे पहले कि वो उसको एलिमिनेट कर पाए जा चिल्लाने लगता है कि मुझे टावर क्लाइम करना है। और तभी उसके सामने रेचल का फ्लैशबैक आ जाता है और जैसे ये रेचल का फ्लैशबैक आ जाता है ये क्लियर हो जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपनी सीरीज का प्रोटैगनिस्ट बाम है। ये याद करते ही वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और इसी बीच जा अपने बॉम्ब से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसको थोड़ी सी चोट लग जाती है। वो दोनों बंदे कहते हैं कि इस मूवमेंट का फायदा उठाओ और इसको और चोटिल करो। फिर वो और बॉम्ब उसके ऊपर बरसाने लगता है। क्रेजी थिंग बाम नाम उसका है और बॉम्ब भी उसी के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। एनीवेज एक बार के लिए लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट तो बहुत ज्यादा चोटिल हो गया है, पर तभी वो अपनी न्यू फाउंड पावर यूज करके अपने आप को हील करने लगता है और वो अपने आप को पूरा हील कर भी चुका होता है और खत्म करने वाला होता है जागो। तब तक अनाउंसमेंट होती है कि मार खत्म कर दीजिए क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। अब अगर आप मार करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर एलिवेटर आता है जो सबको ऊपर जाने को कहता है। बाम अकेले ऊपर जाता है, वो याद करते हुए अपना टाइम बाकी सब लोगों के साथ। वो याद करता है कि कैसे उसको इस जा बंदे ने खून की याद दिला दी थी और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बेसिकली आई एम सो ग्लैड कि ये सीरीज वापस आ चुकी है। अभी से 2-3 साल पहले ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनीमे हुआ करती थी, मतलब अभी भी है, पर वंस अगेन इसको वापस आता हुआ देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो इस पे व्यूज आए या ना आए इसको हम लोग कवर जरूर करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे चल के ये वन ऑफ द बेस्ट एनीमे होने वाला है। तो मैं ज्यादा कुछ तो बोलूंगा नहीं क्योंकि ये पहला ही एपिसोड था और हम सीजन 1 की भी समरी रिव्यू जल्दी ही लेके आ जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड बी द वॉचर।